नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कौशल आपके हिस्ट्री का टीचर स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो विगत हमारे 3 दिनों से जो क्लास थी वो थी आपकी सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और आज उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज चालू करेंगे हमारा टॉपिक महाजनपद काल। ठीक है दोस्तों, चालू करेंगे महाजनपद काल। और जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग आज अवंतिका एकेडमी पर जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखते हैं महाजनपद काल। थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं महाजनपद काल के बारे में। पेन को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। महाजनपद काल, तो दोस्तों महाजनपद काल की अगर बात करें तो इसे द्वितीय द्वितीय नगरीय क्रांति द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसका समय लगभग 600 बीसी इसका लगभग समय 600 बीसी तक माना जाता है या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। महाजनपद काल की अगर बात करें तो इसे द्वितीय द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहते हैं। ये आपने देख लिया है। अगर अब मैं बात करूं कि 16 या 600 शताब्दी में, 600 बीसी में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हो रही थी, तो उन प्रमुख घटनाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट था आपका एक महाजनपद काल का उदय। महाजनपद काल का उदय। एक घटना और जन्म ले रही थी जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय था। इसके अलावा भारत में मगध का उत्कर्ष देखने को भी मिलता है। इसके अलावा बात करें तो इसी समय भारत में ईरानियों का आक्रमण भी होता है। अगली बात करें, इसी समय भारत में लोहे की खोज भी हो जाती है, जिसके कारण व्यवसाय में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे आर्थिक परिवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, आर्थिक परिवर्तन, ईरानियों का आक्रमण, मगध का उत्कर्ष, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्कर्ष। अगर बात करें यहाँ पे मगध काल का उदय यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतने सारे परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं 600 बीसी के आसपास या 6वीं बीसी के आसपास। तो इसीलिए इस काल को, महाजनपद काल को परिवर्तन या हलचल का काल भी कहा जाता है। परिवर्तन या हलचल का भी काल कहा जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको पढ़ा चुका था, इनके बारे में हमने समझ लिया था। आज हमारा टॉपिक होने वाला है महाजनपद काल। इसी के साथ हम देखेंगे कि इसी समय भारत में ईरानी का आक्रमण भी हो जाता है। लोहे की खोज के कारण एक क्रांति आती है जिसे द्वितीय क्रांति भी कहा गया, और इसी समय मगध का उत्कर्ष भी होता है। तो ये 600 बीसी के समथिंग जो कुछ भी घटनाएं भारत में जन्म ले रही थी उसे आज हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो याद रखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 16 महाजनपद का उदय होता है, 16 महाजनपद का उदय होता है। वो 16 महाजनपद थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वस, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, ये थे आपके 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में, ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो सर्वप्रथम था काशी। कौन था? काशी। कुछ सालों बाद काशी के बाद वो जगह कौन ले लेता है? वो ले लेता है जगह आपकी मगध। ठीक है, तो उस समय मगध का उत्कर्ष होता है, मगध सबसे शक्तिशाली बन जाता है। मगध सबसे शक्तिशाली क्यों बनता है? 16 जनपद में से महाजनपद जो मगध था वही उत्कर्ष क्यों होता है? तो इसके कारण है दोस्तों कि मगध का गंगा घाटी में होना, जहां से जलोढ़ मिट्टी और पानी की अधिकता थी, वहां पर कृषि उपजाऊ भूमि ज्यादा थी, जिसके कारण व्यवसाय ज्यादा हो पाया, कृषि ज्यादा हो पाई। और अगर बात करें कि जो मगध की राजधानी थी राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण
सुरक्षित थी। किसी भी देश की राजधानी या किसी भी राज्य की राजधानी का सुरक्षित होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, तो इसीलिए मगध का उत्कर्ष होता है। अब मगध का उत्कर्ष होता है तो मगध में नए नए प्रकार के या अलग अलग वंश के राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें, पहला जो राजवंश था उसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक। हर्यक के बाद आता है शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आता है नंद, नंद के बाद आता है मौर्य। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो वंश मगध पर शासन कर रहा था उसका नाम था हर्यक वंश। तो पूछा गया है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? कुणिक कहा जाता था। और पूछा जाएगा कि बिंबिसार को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, इसे श्रोणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रोणिक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो थोड़ा बेसिक से आपको समझा देता हूं दोस्तों। याद रखिएगा, यहां पर था आपका हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। हर्यक वंश पे मगध पर अगर सबसे पहले शासन किया, मगध पर सबसे पहले अगर शासन किया तो वो किया आपके हर्यक वंश ने। हर्यक वंश का सबसे प्रथम संस्थापक या फिर जिसने हर्यक वंश की नींव रखी वो था आपका बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने कुल 28 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने कुल 28 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता था। अगर बात करें, बिंबिसार ने अंग अंग को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। अंग को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था और इसने राजगृह और गिरिव्रज, राजगृह और गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर नेक्स्ट, इसने वैवाहिक संबंधों की नीति से साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है दोस्तों, वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी साम्राज्य के विस्तार के लिए। जैसे मद्र पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। उसके अलावा बात करें, कौशल राज्य प्रसन्नजीत से विवाह किया था। कौशल राज्य की जो राजा थे, कौशल राज्य के राजा कौशल या महाकौशल, कौशल राज्य के जो राजा थे जिनका नाम था महाकौशल, उनकी बहन प्रसन्नजीत से विवाह किया था। इसके अलावा बात करें, वैशाली की राजकुमारी या लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से विवाह किया था। तो मद्र पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से, कौशल राज्य महाकौशल की बहन प्रसन्नजीत से और वैशाली या लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से इन्होंने विवाह किया था और अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, बिंबिसार के बाद जो अगला राजा आता है उसका नाम है, बिंबिसार के बाद जो अगला राजा आता है उसका नाम है अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करता है? बिंबिसार को कैद कर लेता है, जिसके कारण बिंबिसार की मृत्यु होती है। और ऐसे ही इस वंश का नाम पितृहंता वंश कहलाता है। क्या कहलाता है? पितृहंता वंश। इसका मतलब कि बेटे की हत्या, बेटे ने पिता की हत्या की, उसके बाद जो बेटा है उसने पिता की हत्या की। ऐसे ही ये वंश क्या कहलाया? पितृहंता वंश कहलाया। तो नेक्स्ट जो राजा आता है वो था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि इसने 32 वर्ष तक शासन किया और इसे कुणिक कहा जाता था। पुराणों में इसे क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में इसे कुणिक कहा जाता था। ठीक है, अब अजातशत्रु ने भी किसी ना किसी को राजधानी बनाया था। तो अजातशत्रु ने भी अपनी राजधानी राजगृह को बनाई थी। किसको बनाई थी? राजगृह को बनाई थी और राजगृह को दुर्गीकृत करवा दिया था। राजगृह को दुर्गीकृत करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, राजगृह को एक किले का स्वरूप दे दिया था।
ठीक है। इसके अलावा अजातशत्रु ने जीता था, किसको जीता था? तो इसने वज्जी संघ को जीता था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीता था और इस वज्जी संघ को जीतने के लिए, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए इसने दो अस्त्रों का उपयोग किया था, जिसका नाम था रथ मूसल और महाशिलाकंटक। और अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो जिसमें भल्लाल देव के पास जो रथ होता है, ठीक है, जिसमें आगे एक चक्रा लगा होता है, वो रथ से मसलने का काम जो होता है वो रथ मूसल कहलाता है। और जो बाहुबली के पास जो एक बॉल थी लोहे की, जिसे वो फेंका जाता था गुलेल के माध्यम से, वो शिला को तोड़ने के लिए या पत्थरों को तोड़ने के लिए महाशिला कंटक के नाम से जानी जाती थी। तो याद रखना, इसने वज्जी संघ को जीता था और वज्जी संघ को जीतने के लिए महाशिलक और रथ मूसल जैसे हथियारों का उपयोग किया था। ठीक है, ये थे आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद इसका बेटा आता है, अजातशत्रु का बेटा, जिसका नाम था उदायन। क्या था दोस्तों? उदायन। उदायन ने अजातशत्रु की हत्या करी और गद्दी पर बैठा। जैसा कि बिंबिसार के साथ हुआ था कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, गद्दी पर बैठा, वैसे ही उसके बेटे ने उसके साथ किया। उदायन ने अजातशत्रु की हत्या की और गद्दी पर बैठा। उदायन ने एक काम किया था, उदायन ने वो काम किया था कि उदायन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया था, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र को उदायन ने राजधानी बनाया था, और इसी पाटलिपुत्र को उदायन ने राजधानी बनाया था। और उदायन के बाद जो अगला शासक हुआ उसका नाम था नागदशक। उसका नाम था नागदशक। और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या की थी शिशुनाग ने, जिसकी हत्या की थी शिशुनाग ने। और इसी के साथ जो अगले वंश की स्थापना होती है उसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ये था हमारा हर्यक वंश जो शासन कर रहा था मगध पे। ठीक है, तो याद रखना, किस शासन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो उसका नाम है उदायन ने। किसने की थी दोस्तों? उदायन ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए, यहाँ पर किस वंश की बात कर रहे हैं हम दोस्तों? यहाँ पर शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं हम शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद जो अगला शासक हुआ वो था आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग की बात करें तो इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। और शिशुनाग ने किसकी हत्या की थी? तो याद रखिएगा, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की थी, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, शिशुनाग ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो याद रखिएगा, शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने किसको जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो इसने अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद बात करें कि शिशुनाग के बाद शासक कौन बना, तो शिशुनाग के बाद जो अगला शासक आता है जिसका नाम था कालाशोक। कौन आता है दोस्तों? कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया? जो राजधानी वैशाली थी, उस वैशाली राजधानी को पुनः बदलकर पाटलिपुत्र ले गया। कहां ले गया? पुनः पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था, इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक ने कुल 28 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 28 वर्षों तक शासन किया। और अगर बात करें कालाशोक, तो कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। बौद्ध संगीति को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पुराने वीडियोस में, देख लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय होती है? ये होती है कालाशोक के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय होती है? कालाशोक के समय होती है। ठीक है, ये कब होती है? तो ये 343 बीसी में होती है। ठीक है, यहाँ पर किसने अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा, सुबुगामी ने। किसने की थी? सुबुगामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कहां पर हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हुई थी वैशाली में। कहां पर हुई थी?
वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी, 343 बीसी में हुई थी। सुबुगामी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वैशाली में हुई थी। तो याद रखिएगा कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी? तो वो था आपका बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, वो काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, तो उसका नाम था कालाशोक। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कालाशोक। ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले शिशुनाग आता है, शिशुनाग के बाद अगला राजा आता है इसी वंश का जिसका नाम था कालाशोक, और कालाशोक के बाद जो नेक्स्ट राजा आता है उसका नाम है नंदीवर्धन। क्या नाम है? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो इस वंश था, शिशुनाग वंश, इस वंश का अंतिम राजा होता है, और नंदीवर्धन की जो हत्या करता है वो करता है महापद्मनंद। कौन करता है? महापद्मनंद इसकी हत्या करता है। और महापद्मनंद इसकी हत्या करके किस वंश की नींव रखता है? तो वो नंद वंश की नींव रखता है। किस वंश की नींव रखता है? नंद वंश की। ठीक है, हमने हर्यक वंश को देख लिया, शिशुनाग वंश को देख लिया, आने वाले वीडियो में हम नंद वंश को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है कालाशोक। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे संबंध बना है सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सिकंदर की अगर बात करें, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मकदूनिया या मैसिडोनिया में हुआ था। ग्रीक यूनान के शहर मकदूनिया या मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, माता का नाम था ओलंपिया, और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत इन्हीं के नाम से शुरू मानी जाती है। ठीक है, इनके गुरु का नाम था अरस्तु या सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ठीक है, पूछा जाता है कई बार अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। ठीक है दोस्तों, अब इसके पिता जो थे वो चाहते थे कि यूरोप पर, फारस पर कब्जा करे, लेकिन सिकंदर की कुछ और इच्छा थी। सिकंदर विश्व गुरु बनना चाहता था, विश्व को जीतना चाहता था, और इसी विश्व को जीतने की कामना को साथ लेकर वो अपने गुरु अरस्तु की आज्ञा लेकर आगे बढ़ता है और 326 में भारत पर आक्रमण कर देता है। 326 में भारत पर आक्रमण कर देता है, और जिस समय भारत पर आक्रमण करता है उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश में शासन कर रहा था आपका घनानंद। कौन शासन कर रहा था? नंद वंश में शासन कर रहा था आपका घनानंद। ठीक है, अगर सिकंदर की अगर बात करें तो किस तरह से भारत में युद्ध लड़ता है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इसका सामना होता है तक्षशिला में। सिकंदर भारत में सबसे पहले तक्षशिला में आता है, और तक्षशिला का राजा था आम्भिक। कौन था? आम्भिक, या आम्भी भी बोला जाता है। ठीक है, जब सिकंदर आम्भिक का सामना होता है तो आम्भिक जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, जिसे पहले देशद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आत्मसमर्पण कर देता है, जिसके कारण भारत का प्रथम देशद्रोही आम्भिक को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये युद्ध नहीं लड़ता है, आत्मसमर्पण कर देता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, फिर इसका सामना होता है राजा पोरस से। राजा पोरस जो कि पंजाब के शासक थे। राजा पंजाब जो पोरस जो थे पंजाब के शासक थे, इनके साथ युद्ध होता है, और इनके साथ इतना जबरदस्त युद्ध होता है, वो होता है आपके झेलम नदी के तट पर। और झेलम नदी को हाइडेस पिच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइडेस पिच का युद्ध भी कहा जाता है। ये इतना जबरदस्त युद्ध होता है कि सिकंदर यहाँ पे केवल नाम मात्र विजेता होता है। ठीक है, पोरस बड़ी बहादुरी से सिकंदर का सामना करता है,
और हारने के बाद सिकंदर पोरस से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब पोरस कहता है आपको मेरे साथ वही सुलूक करना चाहिए जो जीते हुए राजा को हारे हुए राजा के साथ करना चाहिए। ये सुनकर जो सिकंदर है बड़ा खुश हो जाता है और पोरस को उसके जो राज्य जो ने जीता था वो उसको फिर से लौटा देता है और यहाँ पर दो शहर की स्थापना करता है। एक का नाम था बहुकेफला, बहुकेफला, और दूसरे का नाम था निकैया। निकैया जिसे कहा जाता है जीत का शहर, क्या कहा जाता है, जीत का शहर। और बहुकेफला उसके घोड़े की याद में बसाया गया था, उसका घोड़ा जो है इस युद्ध में शहीद हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता है वो इस नदी के तट पर और यहाँ पर उसका मालव और मत्सक, मालव और मत्सक जनजाति के साथ इसका सामना होता है और मालव जनजाति इसे घायल कर देती है। सिकंदर को एक छोटी सी जनजाति इतने बड़े साम्राज्य को घायल कर देती है, जिसके कारण वो बहुत आहत हो जाता है और जब वो फिर से घायल शेर की तरह लौट कर आता है तो कत्लेआम मचा देता है। बूढ़े बच्चे औरतें किसी को भी नहीं छोड़ता और कत्लेआम मचा देता है। ठीक है, फिर वो आगे जाता है, आगे जाकर वो व्यास नदी को पार करने से मना कर देता है। उसकी सेना जो है व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। मना करने का कारण था कि इतने छोटे से जनजाति जो मालव जनजाति थी उसने उसको घायल कर दिया था। तो व्यास नदी के तो उस पार नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश में भी महापद्मनंद और घनानंद जैसे राजा हुआ करते थे जो कि अग्रमिष्ट प्रवृत्ति के थे, विलासित प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने चाणक्य को भरे दरबार में से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, सिकंदर के आने की सूचना जो है चाणक्य ने घनानंद को दे दी थी, लेकिन घनानंद इतना नशे में चूर था, इतना कह सकते हैं इतना घमंडी था कि उसने चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल दिया। तब चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं जब तक इसका साम्राज्य बर्बाद न कर दूंगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। फिर बाद में उसे मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य साथ में मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करते हैं और मौर्य वंश की नींव रखते हैं। तो ये कहानी थी आपके सिकंदर के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था। तो याद रखना वो युद्ध था आपका झेलम नदी का युद्ध, जिसे कहा जाता है हाइडेस पिच का युद्ध। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का मृदभान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो याद रखिएगा जो गेरू वर्णी मृदभान थे, ठीक है, वो चलते थे आपके वैदिक काल। देखिए समझिए, पहले वैदिक काल को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो मृदभान चलते थे उनका नाम था गेरू वर्णी मृदभान। मृदभान यानी होता है मिट्टी के बर्तन। उसके बाद अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में जो बर्तन चलते थे उनका नाम था चित्रित धूसर मृदभान, जो धूल के कलर के हुआ करते थे जिसपे चित्रकारी की जाती थी। यहाँ पर जो है साम्राज्य आगे बढ़ चुका था, समाज आगे बढ़ चुका था, वो चित्रकारी करने लग गया था बर्तनों पे। उसके बाद अगर बात करें कि द्वितीय नगरी क्रांति की अगर बात करें या शहरीकरण की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। वहां पे पॉलिशदार बर्तन चलते थे। इसका आंसर क्या होगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला की अवस्थिति का निरूपण किसने किया था। तो याद रखिएगा तक्षशिला की खोज किसने की थी या उसका निरूपण अवस्थिति का किसने किया था। तो वो किया था सर जॉन मार्शल ने किया था। सर जॉन मार्शल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक या निदेशक बनाया गया था और जिनके प्रयासों से भारत में जो पहला स्थल खोजा गया था सिंधु सभ्यता का वो था आपका हड़प्पा। और हड़प्पा की जो खोज की थी वो की थी आपकी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये रहा ऑप्शन में, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दोस्तों किसकी खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है,
फिर अगर हम बात करें आर.डी. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बैनर्जी ने की थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो ये भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। और इसके महानिदेशक कौन बने थे? सर जॉन मार्शल बने थे। कौन बने थे? सर जॉन मार्शल बने थे, जिन्होंने 1920 में महानिदेशक बनाया गया और 1921 में वास्तविक खुदाई का कार्य चला और 1921 में पहला जो स्थल था वो हड़प्पा खोजा गया। तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 16 महाजनपद की अगर हम बात करें तो वो 16 महाजनपद थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद थे दोस्तों, जिसमें से उत्तर प्रदेश में जो शामिल थे उनका नाम था काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सुरसेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके उत्तर प्रदेश में शामिल थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिस जैंद्रमिस कहा गया था? ठीक है, अग्रमिस, ये अग्रमिस कहा गया था दोस्तों घनानंद को। किसे कहा गया था? अग्रमिस घनानंद को कहा गया था, जो कि विलासित प्रवृत्ति का था, बहुत गुस्से वाला था। ठीक है, इसे अग्रमिस कहा गया था। इसी ने ही चंद्रगुप्त या फिर बात करें कौटिल्य को अग्रमिस कहा जाता था। घनानंद ने ही कौटिल्य को, मैं चंद्रगुप्त बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, कौटिल्य को भरे दरबार में बेइज्जत करा था और बाहर निकाल दिया था, क्योंकि कौटिल्य ने केवल सूचना मात्र के रूप में बताया था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, आप सचेत हो जाइए। लेकिन ये इतना ज्यादा नशे में चूर रहता था कि इसने कौटिल्य को भरे दरबार से बाहर निकाल दिया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घनानंद होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यह आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानियों में हखामनी वंश था। क्या था? हखामनी वंश था। उस हखामनी अगर वंश की बात करें तो सबसे पहला आक्रमण साइरस प्रथम ने किया था। किसने किया था? साइरस प्रथम ने पहला आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। और द्वितीय आक्रमण की बात करें तो वो किया था हखामनी वंश के डेरियस प्रथम ने। किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था, जो कि एक सफल आक्रमण था। ठीक है, और इसी को जीतकर गांधार वाले क्षेत्र को जीतकर ठीक है, ईरानियों ने अपना 20वां प्रांत बना लिया था। 20वां प्रांत बना लिया था और यहाँ पर लगभग 200 वर्ष तक इन्होंने कब्जा किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईरानियों द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। तो देखिए, पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि साइरस ने जो आक्रमण किया था वो असफल था, डेरियस ने आक्रमण किया था और इसे अपना 20वां प्रांत बनाया था। तो सही आंसर क्या होगा? डेरियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बता चुका हूं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था। कब किया था? 326 बीसी में। अगर बात करें सिकंदर का जन्म कब होता है तो 356 बीसी में,
और सिकंदर की मृत्यु की अगर बात करें तो 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में। कहां पर होती है? बेबीलोन में होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 326। और किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था आपके घनानंद के समय। किसके समय हुआ था? घनानंद के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद को सूची 2 राजधानी के साथ सुमेलित कीजिए। लगता है क्वेश्चन आधा कटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया था? तो पूछा गया है कि वज्जी संघ को किसने हराया था? तो याद रखिए, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्या अजातशत्रु ने, क्या अशोक ने, या महापद्मनंद ने? तो महापद्मनंद ने दोस्तों कलिंग को हराया था। किसको हराया था? कलिंग को हराया था। ठीक है, तो महापद्मनंद हम हटा देते हैं। अशोक को अगर बात करें तो अशोक ने भी किसको जीता था? तो अशोक ने भी कलिंग को जीता था। किसको जीता था? कलिंग को जीता था। अशोक को भी हम ऑप्शन में से हटा देते हैं। या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु ने। किससे जीता था? अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीता था, जिसे जीतने के लिए इसने महाशिलक और रथमूसल जैसे हथियारों का उपयोग किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश का जो राजा था वो था आपका बिंबिसार, और बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो पुत्र था उसका नाम था उदयन। ठीक है, अब इसी क्रम में बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और वही उसके साथ हुआ कि उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो ये व्यक्ति कौन था? अजातशत्रु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरिव्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? तो याद करिए, गिरिव्रज, ठीक है, क्या कौशल की राजधानी, क्या मगध की, क्या अवंती की, या गांधार की? तो इसका सही आंसर होगा मगध। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज को माना जाता है। ठीक है, राजगृह या गिरिव्रज को। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी हुआ करती थी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, या फिर बात करें माहिष्मती। माहिष्मती। गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला हुआ करती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा महाशिलाकंटक एवं रथमूसल जैसे 2 गुप्त युद्ध शस्त्र का प्रयोग किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये किया था अजातशत्रु ने। किसको जीतने के लिए? वज्जी संघ को जीतने के लिए। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था? तो याद रखिएगा, उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और इसी पाटलिपुत्र को उसने राजधानी बनाया था। और राजधानी किसको चेंज करके बनाया था? तो वो थे आपके राजगिरी या गिरिव्रज को बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में नंद राजा घनानंद के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो याद रखिएगा, ये घनानंद नहीं है दोस्तों, ये है आपका महापद्मनंद। महापद्मनंद। तो सही क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में नंद राजा महापद्मनंद के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो याद रखिएगा, महापद्मनंद के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी जिसका नाम था तिनसुली नहर। क्या नाम था? तिनसुली नहर। तो याद रखिएगा कहां पर? कलिंग में। और इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ उपाधियां हैं, जैसे सर्व छत्रांतक, एकराट, द्वितीय परशुराम, सर्व छत्रांतक, एकराट, द्वितीय परशुराम, ये कुछ उपाधियों के नाम है दोस्तों। ये उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था आपका महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद था। सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। एकराट मतलब एक ही छत्र से चारों दिशाओं में शासन करने वाला, वो कौन था? महापद्मनंद था, जिसने कलिंग में एक तुलसीली नहर का निर्माण करवाया था। 20वां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ठीक है, तो नंद वंश के सम्राट को देख लेते हैं। तो नंद वंश का पहला जो सम्राट था वो था आपका महापद्मनंद। महापद्मनंद, और महापद्मनंद के बाद जो राजा बना वो था आपका घनानंद। तो अंतिम शासक कौन था? घनानंद। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि नंद राजा के बारे में जानकारी आपको मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से आपको जानकारी मिलती है नंद साम्राज्य की। प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो याद रखिएगा, प्रथम विदेशी सिकंदर नहीं था दोस्तों। प्रथम विदेशी सिकंदर नहीं था। प्रथम जो विदेशी सिकंदर यूनानी था। प्रथम जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो थे आपके ईरानी। ये डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था, ये साइरस प्रथम ने आक्रमण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो याद रखिएगा, जब शासन चल रहा था आपके बिंबिसार का, जब शासन चल रहा था आपके बिंबिसार का, उस समय उज्जैन के जो राज्यपाल थे उनका नाम था चंड प्रद्योत। क्या नाम था? चंड प्रद्योत। ठीक है दोस्तों, चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग, इसे पीलिया भी कहते हैं, इसे पीलिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम बिंबिसार की, ठीक है, तो चंड प्रद्योत उस समय अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। जिस समय उनको पांडु रोग या पीलिया हुआ गया था, तो बिंबिसार ने अपने राज्य का जो वैद्य था, उसका नाम था जीवक। ठीक है, यह जीवक वही जीवक है जिसने गौतम बुद्ध का भी उपचार किया था। ठीक है, बड़ा ही जाना माना जीवक या राजवैद्य था ये, और इसने इस पीलिया का, पांडुरोग का चंड प्रद्योत का उपचार किया था। तो याद रखिएगा, अवंती के राजा चंड प्रद्योत का उपचार करने के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो याद रखिएगा, किस शासक ने अवंती को जीता था? तो याद रखिएगा, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। और शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी थी वो वैशाली को बनाई थी। किसको बनाई थी? वैशाली को बनाई थी। ठीक है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो याद रखिएगा, अंग का विलय किया था आपके बिंबिसार ने। किसने किया था दोस्तों? बिंबिसार ने अंग का विलय किया था। इसके अलावा इसने वैवाहिक संबंधों की अपनी नीति अपनाकर साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिंबिसार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन चल रहा था? तो सिकंदर का आक्रमण जब 326 BC में हुआ था, उस समय आपके घनानंद का शासन चल रहा था। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं डिटेल में समझा चुका हूं। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेड्रोसिया कहा जाता था? ये नया क्वेश्चन है, देखिए। गेड्रोसिया ये कहा जाता था बलूचिस्तान वाले क्षेत्र को, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र को, जहां पर रेगिस्तान हुआ करता था, जहां पर
रेगिस्तान हुआ करता था दोस्तों, मरुस्थल हुआ करता था, जहां से सिकंदर को आने में काफी कठोरता का सामना करना पड़ा था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, गेड्रोसिया कहा गया। ये शुष्क क्षेत्र हुआ करता था, शुष्क शुष्क क्षेत्र या फिर दुर्लभ दुर्लभ क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सभी लोग लगा के आएंगे मगध, लेकिन याद रखिएगा स्टार्टिंग में जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था आपका काशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काशी। काशी के बाद मगध स्ट्रांग होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में काशी ही सबसे शक्तिशाली रहता है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेनिया का अर्थ होता है नियमित सेना रखने वाला, नियमित सेना रखने वाला। तो ये कौन था आपका? ये था आपका बिंबिसार। कौन था दोस्तों? आपका बिंबिसार जो था वो नियमित सेना रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन जो था, ठीक है, भयानक सेना का स्वामी, सर्वशत्रांतक एक द्वितीय परशुराम जिसे कहा जाता था, वो था आपका महापद्मनंद। इसे ही उग्रसेन कहा गया। क्या कहा? अधिक गुस्से वाला या फिर भयानक सेना को रखने वाला स्वामी कहा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक कहा गया था? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, एक था आपका श्रेणिक या श्रोणिक, एक था आपका कुणिक और एक था आपका काकवर्ण। काकवर्ण कालाशोक को कहा गया, काकवर्ण कालाशोक को कहा गया। कुणिक की अगर बात करें, कुणिक अजातशत्रु को कहा गया, और अगर बात करें श्रोणिक, तो श्रोणिक बिंबिसार को कहा गया। किसे कहा था? श्रोणिक बिंबिसार को कहा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरानी के किस सम्राट ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया था और ये 20वां प्रांत लगभग 200 वर्षों तक कायम रखा? वो व्यक्ति कौन थे? तो वो था डेरियस प्रथम। इससे पहले साइरस प्रथम भी भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन वो असफल होता है, और सफल आक्रमण जो माना गया है वो डेरियस का ही माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34। मगध काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा जेठक। श्रेणियों के संचालन को जेठक कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसके पिता द्वारा मारा गया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र जो लोगों का तंत्र कहा जाता है, लोगों का तंत्र, जहां पर राज्य का जो प्रमुख है, जहां पर राज्य का प्रमुख है वो चुनाव द्वारा चुना जाता है, ठीक है, जिसका पद वंशानुगत नहीं होता, जिसका पद वंशानुगत नहीं होता, यानी उसका बेटा शासन नहीं करेगा, ठीक है, या फिर वो चुन के आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली उसका बेटा शासन नहीं करेगा। तो ये साबित किया गया था लिच्छियों के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छियों के द्वारा स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? याद रखना, 16 महाजनपद का उल्लेख आपको एक बौद्ध ग्रंथ से मिलता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है दोस्तों?
अंगुत्तर निकाय से आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ठीक है, कि उस समय 16 महाजनपद का उदय हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, जो झेलम नदी है, झेलम नदी को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को हाइडेस पिच के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर की जीत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाजनपद काल के दौरान निम्न में से कौन सा गणराज्य था, यानी लोगों का तंत्र था? तो याद रखिएगा, ये था आपका वज्जी संघ। क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। इसका आंसर होगा आपका वज्जी संघ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो याद रखिएगा, महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है, जिसमें से 8 महाजनपद आपके यूपी में थे। ये पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। महाजनपद काल में अस्मक जनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है। एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली। क्या थी दोस्तों? पोटली या पोटन उसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। उज्जैन की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन या महिष्मती, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में उल्लेखित महाजनपद किस धर्म से संबंधित थे? तो याद रखना, 16 महाजनपद की जानकारी आपको अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर अंगुत्तर निकाय की जगह भगवती सूत्र कर लीजिएगा, भगवती सूत्र, क्योंकि अंगुत्तर निकाय हो चुका है हमारा। तो याद रखिएगा, भगवती सूत्र ग्रंथ में निम्नलिखित महाजनपद में किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो देखिए, आपका अंगुत्तर निकाय जो था ये बौद्ध धर्म संबंधित था। अंगुत्तर निकाय जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। और अगर पूछा जाए कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना, भगवती सूत्र का संबंध है जैन धर्म से, ठीक है। अंगुत्तर निकाय का बौद्ध धर्म से और भगवती सूत्र का जैन धर्म से, ठीक है। इन दोनों से ये आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी आपकी वैशाली। याद रखिएगा, क्या वैशाली थी? वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। और राजगृह किसकी राजधानी थी? ये आपके मगध की राजधानी हुआ करती थी। किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? तो याद रखिएगा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी और मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधार महाजनपद वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो याद रखना है, सबसे सटीक आंसर गांधार महाजनपद का तो वो है आपके पाकिस्तान में। गांधार महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाजनपद काल में कंबोज महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा, कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या घोड़े के लिए, क्या लोहे के लिए, रेशम के लिए, या लोहे व घोड़े दोनों के लिए? तो इसका सही आंसर होगा लोहे व घोड़े दोनों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। द्वितीय नगरी क्रांति का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो लोहे की खोज ही मानी जाती है दोस्तों, जो कि अंतरजी खेड़ा से हुई थी। ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। तो लोहे की खोज अंतरजी खेड़ा से हुई थी, लेकिन लोहे की अधिकता कंबोज में अधिक मानी गई थी, इसलिए यहाँ से लोहा व घोड़ा दोनों के लिए फेमस था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? क्या कौशल की राजधानी, मगध की, अवंती की, या वस्त की? तो याद रखना, कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? श्रावस्ती हुआ करती थी,
कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। महाजनपद काल के दौरान कौन सा राज्य व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत था? याद करिए, पूछा गया है व्यापारिक दृष्टि से, तो याद रखिएगा जो वत्स था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वो व्यापारिक दृष्टि से अगर बात करें तो संपन्न था। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। वैशाली किस प्रसिद्ध गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो इसका आंसर होगा लिच्छवी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न केवल और केवल महाजनपद काल से। आप यकीन मानिए कि ये 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि इन 50 क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन जो है महाजनपद काल से आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जहां से मिल सकते थे वो मैंने सारे क्वेश्चन इस YouTube चैनल में इस वीडियो के माध्यम से डालने का प्रयास किया है। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, अवंतिका एकेडमी के साथ जुड़े हैं और मेरे इस चैनल को हिस्ट्री बाय विप्लव सर को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और जल्दी से जल्दी ये वीडियो को वायरल करें दोस्तों। तो थैंक यू, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कल हमारा टॉपिक कुछ नया होगा।